हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखें तो हम लोग को जो है सीटेट में कोई आपको नहीं रोक सकता 140 प्लस लाने के लिए। ठीक है, सीटेट में 140 प्लस लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक, तो सपोर्ट और प्यार जिस तरह से आप लोग बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, गद्यांश में हम लोग गद्यांश कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले हम गद्यांश के क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, चलिए। तो पहले गद्यांश करने का तरीका क्या होता है, गद्यांश करने का तरीका होता है सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद जो है उसके बाद हम गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, तो इससे इससे टोटल 9 क्वेश्चन है। ठीक, कितने हैं, 9th क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 9th। आप इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है। तो कौन सा भाव जो है जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तभी हमको पता चलेगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि 92 किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, प्रारंभ में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें परिवहन में नहीं है दोनों। सफलता, फल से, फल शब्द जो है, फल में क्या लगा हुआ है, रुक जाइए एक मिनट। जो फल शब्द है, फल एक मूल शब्द है, एक क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, इसके आगे क्या लगा, स क्या है, उपसर्ग है, और इसके आगे त क्या लगा है, प्रत्यय लगा हुआ। ठीक, तो इस तरह से हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा। जो क्वेश्चन करने योग्य है उनको हम लोग क्या करेंगे, करते चलेंगे। ठीक है, तो 92 का हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट आप बताएंगे कौन सा पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ क्या है। जब इसको हम पढ़ेंगे तो वहां से इसके अर्थ को क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, पर पीड़ा, दूसरों, पर मतलब दूसरा होता है, पीड़ा मतलब क्या होता है, पीड़ा। ठीक है, पर मतलब दूसरा, दूसरों से पीड़ा, दूसरों में पीड़ा, दूसरों की पीड़ा, दूसरों को पीड़ा। ये तो दूसरों को पीड़ा तो होगा नहीं, 100% है। ठीक, तो दूसरों की पीड़ा क्या हो जाएगा, दूसरों की पीड़ा एक तरह से देख, पर माने दूसरा होता है, पीड़ा माने दुख। तो अगला बताएंगे 94 गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शक बना है। तो इसको पढ़ने के बाद रेवती की कैब सेवा मूलतः किसके लिए थी, तो कामकाजी महिलाओं के लिए। या जब पढ़ेंगे तभी, कैब सेवा पीछे शुरू करने का क्या था, तो रेवती किस जिंदगी खतरे आंका। तो ये सब हम वहीं से पढ़ेंगे तभी हमें समझ। आइए गद्यांश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि किसी किसी को देखने किसी को देखने के लिए आंख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। गद्यांश में कहा गया है कि देखने के लिए आंख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता। स्वामी विवेकानंद का कथन इस महिला के जीवन का दर्शन, मतलब जो महिला थी उसके जीवन का क्या बन गया था, दर्शन। किसका कथन, स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक कठिनाइयों का सामना किया, मतलब किस चीज का, कठिनाइयों का क्या किया, सामना किया। ठीक, तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग भी ढूंढा। एक और तो कठिनाई का सामना कर रही है और दूसरी ओर क्या कर रही है, सफलता का मार्ग। और उस पर निर्भयता से बढ़ बढ़ चली, मतलब आगे को क्या चली, बिना डर के आगे के बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय जी की। मुंबई की एक रेवती राय जी हैं जो क्या करती हैं, स्वामी विवेकानंद जी के कथन से जो महिला के जीवन के दर्शन बन गया, इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और दूसरों की सफलता के मार्ग ढूंढा और निर्भयता के साथ उस पर क्या कर बढ़ चली। आगे क्या कहता है, आगे कहता है रेवती राय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखा। रेवती राय जो है महिलाएं हैं और वह क्या करती हैं, महिलाओं की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फारसी नाम था उस कैब सेवा का, कैब सेवा स्टार्ट की, जिसका उद्देश्य मतलब स्पष्ट था कि जो कामकाजी और जरूरतमंद महिलाएं, एक क्वेश्चन में पूछा गया, जरूरतमंद महिलाएं अपने शहर में क्या, सुरक्षित और भरोसा देना, मतलब उन महिलाओं को सुरक्षित सफर का भरोसा देना था जो कैब जो थी। ठीक है, फारसी कैब की। तो यह सेवा उन महिलाओं के लिए जो है वरदान साबित हुई। क्या हुई, वरदान साबित हुई, जिन्होंने महानगरों में मुंह बाएं बैठे अपराधी तत्वों या पर पीड़ा में आनंद लेने वालों से प्रायः रोज जूझ रही थी। मतलब जो अपराधी थे, अपराधी तत्व थे, जो उनसे क्या थे, रोज महिलाएं परेशान रहती थी, उनसे इससे क्या मिली, छुटकारा मिला। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे देखिए अगला, कह रहा खतरों खतरों की आशंका से, जो हमारे खतरे थे उनकी आशंका से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था विस विवशता भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आंख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। ठीक है, तो गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवती ने अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था। सो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं की सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। ठीक है, सुरक्षित महिला का आश्वासन। तो गद्यांश क्या करा है, 91 क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है। साहस और खतरे, पहले घर फिर बाहर, हिम्मत और जिंदगी, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। अगर हिम्मत है इंसान तो महिला क्या करती है, उसकी इतनी हिम्मत रहती है, हिम्मत, उसके पति का क्या तबीयत खराब होने के बाद, मतलब जूझ रहा था बीमारी से, उसके बाद भी उसने क्या किया, कैब को स्टार्ट किया। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट अगला क्या क्वेश्चन, किस प्रत्यय प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है, तो मैं बता चुका हूँ सफलता में है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ क्या होता है, दूसरों की पीड़ा। ठीक है, दूसरों की पीड़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अब इसमें आप अगर गद्यांश पढ़े हुए हैं तो एक 2 से 3 मिनट में सारे क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शक बना। जो उद्धृत कथन है तो किसके जीवन का क्या है,
दर्शक बना। रेवती राय के असुरक्षित महिलाओं के विवेकानंद के, बताइए किसके जीवन का क्या बना, उद्धृत बना। तो रेवती राय के जो स्वामी विवेकानंद का जो कथन था वो किसके जीवन का दर्शक बना, तो बना जो है रेवती राय, जो कहाँ की थी, मुंबई की थी। ठीक, गद्यांश में सब सारी चीजें दिया गया, वहीं से हमें करना है। और अगला क्वेश्चन 95 क्या कर रहा है, रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए थी, कामकाजी महिलाओं के लिए थी, महानगरों के लिए थी, किसके लिए थी बताइए आप लोग, जो कामकाजी महिलाएं थी उनके लिए थी। ठीक है, क्या कामकाजी महिलाओं के लिए। चलिए 96 बताइए, कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता था किस चीज से, परिवहन की समस्या से, गृहस्थ पर पीड़क और अपराधी लोगों से। जो अपराधी लोग थे उन लोगों से क्या करता था, पर डे महिलाएं जूझती थी। उन्हीं को देखते हुए जो है हमारी जो रेवती राय जी थी जो कैब सेवा को स्टार्ट किया था। ठीक, मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको समझ में आती गई होंगी। अगर आप अच्छे से गद्यांश को, मैंने एक बार गद्यांश को पढ़ा है उसके बाद सभी क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिना गद्यांश देखे भी आप कर सकते हैं अगर गद्यांश को सही से पढ़ ली। कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण क्या था, महिलाओं की कठिनाई, पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक दबाव, समाज सेवा की भावना। तो बताइए क्या था, क्या था, तो महिलाओं की कठिनाई, जो महिलाएं अपराधियों से जूझ रही थी सबसे बड़ी कठिनाई यही थी। रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना, खतरों में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का, बीमार पति की देखभाल का, महिलाओं के लिए कैब चलाना। तो क्या किया था बताइए, 58 महिलाओं के लिए कैब चलाना, तो ये नया उनका क्या था, रास्ता था। ठीक है, 99 बता दीजिए। एक आ रहा है, किस जिंदगी को खतरे और आशंका से भरा माना गया है, फारसी कैब चलाना, कामकाजी महिलाओं, महानगरों, सड़क परिवहन को लिए। तो सड़क परिवहन सबसे खतरा किसे माना, आशंकाओं से भरा माना गया है, तो सड़क को माना गया है, सड़क परिवहन को। चलिए अब आगे हम लोग गद्यांश तो कर चुके हैं, अब कव्यांश करना, तो कव्यांश के बारे में बताइए, पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उचित। अब इसको पढ़िए और आंसर देना है। तो गरजते घन घना घन घन, तो मतलब जो बादल हैं, गरजते घन घन का मतलब क्या होता है, एक बादल, जो बादल हैं वो क्या कर रहे हैं, गरज रहे हैं, घन घना घन। ठीक है, और नाचते, जब ये गरज रहे हैं तो इनको देख करके मोर क्या कर रहे हैं, अपने मन ही मन क्या करें, नाच रहे हैं, नाच रहे, नाचता है मोर, मोर सा मन, जो मन हमारा है वो मोर सा कैसा डांस कर रहा है, नाच रहा है। ऐसी पड़ी झरझर झड़ी, ऐसी पड़ी मतलब जो वर्षा की बूंदें हैं वो झरझर क्या पड़ रहे हैं, भीगा बदन बेसुध है मन, मतलब बदन पूरा तरह से क्या हुआ, हो गया, भीग गया, और मन हमारा क्या है, बेसुध हो गया। ठीक है, और आज वर्षा अजब आई, वर्षा क्या है, बहुत ही अजीब ढंग की गजब की आई है। ठीक है, बह रही है मस्त पुरवाई हवा, जो पूर्वा हवा है बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, नदी है द्वार तक आई, जो नदियां हमारी हैं उसमें पानी हमारे द्वार तक आ चुका है भर करके। ठीक है, मेघों से लिपट कर सो गया है सूरज, जो सूर्य है हमारे हैं, सूर्य देवता, वो क्या करें, मेघ में क्या करें, छिप गए हैं। ठीक है, ले रहे हैं खेत, खेत भी क्या पूर्ण रूप से अंगड़ाई ले रहे हैं, आज वर्षा गजब की आई। ठीक, इन्हें हम पढ़ करके हमें आंसर देना है। चलिए, बेसुध, बेसुध का, बेसुध मन कह करके कभी क्या बताना चाहता था, बेसुध का मतलब क्या होता है, झूमना, झूमना ये नहीं होता गाना, पानी में भीग जाना ये भी नहीं, हमारा क्या, मस्त हो जाना, क्या हो जाना, एकदम मस्त हो जाना, किसी चीज में एकदम लीन हो जाना, शुद्ध, बेसुद्ध हो जाना, बिना शुद्ध के। ठीक है, अगला 101 बताइए, खेत अंगड़ाई ले रहे हैं क्योंकि सुबह हो गई है, वे नींद से जाग रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, सूर्य के सो जाने से उन्हें नींद आ रही। बताइए खेत क्यों अंगड़ाई ले रहे हैं, तो खेत जो है इसलिए अंगड़ाई ले रहे हैं क्योंकि सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। ठीक है, क्योंकि सूर्य क्या छिप गया है। ठीक, चलिए आगे बताएंगे 102, गरजते घन घना घनन घन घन में अलंकार कौन सा है बताइए 102 में, तो हमारा अनुप्रास है, क्योंकि एक ही वर्ण की क्या है, बार बार आवृत्ति, घ घ घ न न की क्या हो रही, आवृत्ति हो रही, तो वहाँ हमारा क्या होता है, जहाँ कोई किसी का अर्थ चिपका रहता है उसे श्लेष अलंकार बोलते हैं। ठीक है, जहाँ किसी से उपमा की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए 103 बताएंगे आप लोग, कह रहा है 103, 103 क्या कह रहा है देखिए, 103 हमारा कह रहा है कि मन की उपमा किससे की गई है, मन की उपमा जो है किसके साथ की, मोर से की गई है, सावन से की गई, बादल से की गई, वर्षा से की गई, तो मन की उपमा जो है मोर से की गई है। ठीक है, मोर सा हमारा मन क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, नाच रहा है। ठीक है, 104 में लिपट कर सो गए सूर्य का भाव क्या है, छिप गए सूर्य, खो गए सूर्य, नींद में है सूर्य। तो बताइए 104 का मतलब छिप गए, बादलों में क्या किया, छिप गया। पूर्वाई का आशय क्या होता है, पूर्व की बहने वाली पवन, मस्त करने वाली, पूर्व से आने वाली वायु, पूर्व को बहने वाली नदी, तो नदी तो है नहीं, मस्त करने वाली हवा ये भी है, क्या है हमारा बी पार्ट है। तो 105 का कौन सा हो जाएगा, तो 105 का सी, पूर्व, पूर्व से आने वाली वायु को हम बोलते हैं क्या, पूर्वाई। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरे ख्याल से आप 15 में 15 जरूर किए होंगे। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में बताइए गद्यांश में आपके 15 में 15 आए कि नहीं। अब इससे जो हमारे पैडागोजी से जो क्वेश्चन आते हैं 106 से 120 जो हमारे होंगे पैडागोजिक होंगे। ठीक है, आपको मैं हिंदी में 30/30, कोई नहीं रोक सकता अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो। ठीक है, जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बाकी जिनको प्रीवियस ईयर करना वो है, जितना आप प्रीवियस ईयर करेंगे, अगर आप थियरी पढ़ रहे हैं तो मतलब बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, आप इनसे पढ़िए, जो आपका कमजोर लग रहा है प्रैक्टिस सेट करिए, जो कमजोर लग रहा है उस टॉपिक को ढूंढ के पढ़िए, ऐसी तैयारी करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता 130 140 प्लस से। आप सिर्फ थियरी थियरी पढ़ते जाएं, क्वेश्चन घुमाता है थियरी पढ़ने से। आप सोच रहे हैं थियरी पढ़ते जाएं, आप इसमें देखिए कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और कौन सी टॉपिक मेरी तैयार है कौन सी नहीं है, उसको आप ढूंढ के पढ़िए, तब आप बेटर फील करेंगे और अच्छी आपका तैयारी भी होगी। ठीक, कितने क्वेश्चन कर रहे हैं चलिए बताइए। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है, तो भाषा शिक्षा क्या वर्तनी की, तो आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करेंगे कि वह स्वयं उन्हें सुधार कर सके। नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखना, ये तो बिल्कुल गलत है। 20-20 बार लिखना, लिखने से उसको आ जाएगा, ये तो गलत बात है। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धि करने पर उसके अंक कट जाएंगे, या आप इसको जिम्मेदार मानेंगे बताइए 106 का।
तो या फिर जो आप नंदनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धता लेखन की सशक्त पहलू है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये पाठ नंदनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उन्हें क्या कर सके, सुधार कर सके। सबसे बेहतरीन अवसर जहां भी मिलेगा वो हमारा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है, ये भी याद रखिएगा। 107 क्वेश्चन नंबर 107 बताइए। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है, कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्ति के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, बताइए 107 का। तो क्या महत्वपूर्ण है, क्या है, जल्दी बताइए। मुहावरे लोकोक्ति का वाक्यों में प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग द्वारा भाषा के अलंकारिक बनाना, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझाना और उन्हें प्रयोग करना, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न। बताइए ये क्या हमारा 107 का क्या आ जाएगा, हमारा सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, संदर्भ अनुसार मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग को समझाना और उनका प्रयोग करना समझाना, ये क्या होगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो सी पार्ट हमारा राइट होगा। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग 108। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्टि करता है। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म, मतलब पुनरुक्त उनको बोलते हैं जिनको दो बार रिपीट होता है, ठीक है। इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। घर घर जो पुनरुक्त शब्द युग्म, दिए गए शब्द को समूह में ऐसे युग्म में छांटिए। घर घर शब्द युग्म में प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। घर घर आप आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरुक्त के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कौन सा हमारा राइट होगा, तो डी पार्ट हमारा क्या होगा, सबसे सटीक होगा। आगे बताइए 109। एक उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा प्रदर्शन करना, या बी पार्ट हमारा करा भाषाई क्षमता को बढ़ावा देने के अभ्यास, या समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, या भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। बताइए क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण हमारा सी है, ठीक है। क्या है, क्योंकि समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए 110 बताइए। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास, मतलब स्वयं का विश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। तो भाषा बोध और साहित्य बोध हमें होना बहुत जरूरी है अगर किसी साहित्य की रचना करने के लिए, ठीक है। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। 111 बताइए। 111 क्या कह रहा है, 111 कह रहा है कि बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि करने के लिए। तो बच्चों के लिए अतिरिक्त पाठ्य सामग्री क्यों विकसित की जाती है, ये आप बताइए। तो क्या हो जाएगा हमारा ए पार्ट, भाषा ज्ञान को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान को जो सामान्य ज्ञान है उसमें थोड़ी वृद्धि करने के लिए, तो अपने आप गलत हो गया, ठीक है। साहित्यकारों में रुचि थोड़ी हमें जगाना, भाषा ज्ञान में क्या करना, वृद्धि करना। 112 बताइए। जब उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या, उच्च प्राथमिक स्तर पर तो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप को पहचान, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, साहित्यिक विधाओं में रचना करना। बताइए कौन सा है, तो ये पाठ भाषा के नियमबद्ध प्राकृतिक को क्या करना, पहचानना हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 113 आप बताएंगे। जो विभिन्न हमारे जो है विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य क्या है, प्रयुक्त जो हमारी है उससे क्या तात्पर्य, उससे यह तात्पर्य है कि जो विशिष्ट भाषा का प्रयोग, विशिष्ट भाषा प्रयोग, ठीक है। प्रयुक्त का मतलब क्या, विशिष्ट भाषा का प्रयोग। 114 बताइए। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा गया, मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा गया, व्याकरण विधि में, सूत्र विधि में, अनुवाद विधि में, या प्रत्यक्ष विधि में। बताइए 114 का, तो 114 का क्या आ जाएगा, प्रत्यक्ष विधि में जो हम जो है मातृभाषा को मध्यस्थता के रूप में नहीं, बाकी अनुकरण व्याकरण विधि में भी है, अनुवाद विधि में भी है, सूत्र विधि में भी हमारी क्या है, मातृभाषा मध्यस्थता करती है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में नहीं करती है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 आप बताएंगे। 115 क्या कर रहा है, 115 कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पाठचर्या सामग्री सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग से अधिक अवसर प्रदान करना, या निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, या परीक्षा का आयोजन करना। ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा 15 का क्या हो जाएगा, अवसर प्रदान करना जो है बच्चे भाषा प्रयोग के लिए अवसर जहां जहां मिलेगा। मैंने कितनी बार बताया, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हमारे वर्ड है, पॉजिटिव निगेटिव वर्ड पे हमारी वीडियो बनी हुई है, वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा 15 का। 16 का बताइए। 16 क्या कर रहा है कि एक सतत आंकलन, मतलब कंटिन्यूअस आंकलन का उद्देश्य यह जानना है क्या है। अगर आप कंटिन्यूअस आंकलन, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों सीखते हैं, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने क्या सीखा, तो कैसे सीखा, क्या सीखा, क्यों सीखा, या क्या नहीं सीखा, तो जानने का उद्देश्य क्या होता है। इसका सबसे सटीक आंसर 16 का, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये हमारे सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है, ठीक है। 117 बताइए। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, तो इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है, तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों से को क्या अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकी समझाना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, या परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। ये तो क्या है 117 का, तो परीक्षा के लिए क्या, हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से क्या होता है, ये क्या करता है, परीक्षा के लिए तैयार कराना चाहती है, क्या कराना है, परीक्षा के लिए तैयार कराना चाहती है। चलिए नेक्स्ट बताइए 118।
क्वेश्चन नंबर, हिंदी भाषा में शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, बताइए, या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी, या फिर भाषा कौशल का ज्ञान, या संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। 118 का तो संवैधानिक मूल्यों की जानकारी जो हमारा सबसे राइट आंसर है, भाषा शिक्षक के रूप में आपके सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला बता दीजिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 119, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। आत्मकथा में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित, साहित्य की किस विधा में सस्वर स्मरण या जीवनी या एकांकी, तो एकांकी में जो हमारा क्या है सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। ठीक है, अगला बता दीजिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 120। 120 का बताइए क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। लोकगीत को संस्कृत के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेना ने पार्क को क्यों घेर घेर लिया है, बताइए कौन सा है, तो ये बी पार्ट है। आंखों पे पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो हमारा बी पार्ट हो जाएगा। मैंने टोटल आज 30 क्वेश्चन कराए हैं हिंदी में। अगर 30 में आप 28 29 के आसपास हैं तो आपकी बहुत बेटर तैयारी है। आप लगे रहिए, 30 में 30 कोई नहीं रोक पाएगा। आप लास्ट में बता दिया करिए कितने हैं। आप जब स्टार्ट होता है प्रैक्टिस से बहुत समय नहीं रहता है, 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का मेरा होता है। ठीक है, तो आप 1 लिख लिया करिए यहाँ, सही ए इसका होगा, 2 20 का सही, फिर आप ऐसे करके देखा करिए कितने मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपकी तैयारी और बेटर होगी। जहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, आपको थियरी का कोई नोट्स बनाए होंगे, तो जो नहीं जहाँ से सही हो रहा उस चीज़ को देखिए, क्यों नहीं मैं सही कर पा रहा हूँ, उस टॉपिक को पढ़ लीजिए उसी टाइम जो है। ठीक, ऐसे तैयारी करेंगे तो आपका 130 125 से कोई नहीं रोक पाएगा, 130 प्लस और 125। ठीक है, कोई नहीं रोकेगा। ठीक, अभी भी आप लोगों के पास बहुत समय है। ठीक, अगर जिनको पास होना हो तो 1 हफ्ते भी पढ़ेंगे तभी पास हो जाएंगे, 90 प्लस या 82 प्लस जिनको लाना है, तो वो लोग 1 हफ्ते भी अगर ढंग से पढ़ लेंगे तभी तैयारी अभी से भी जो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। तो मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब हम लोग का जो प्री एडमिट कार्ड है सीटेट का वो आ चुका है। ठीक है, प्री एडमिट कार्ड आप लोग का आ चुका है। जाकर के जिन लोगों को पहले पेपर है वो लोग जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 28 तारीख से हमारे पेपर क्या है स्टार्ट हो गए हैं। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, रिवीजन, ये हमारी रिवीजन क्लासेस आज से क्या करेंगे स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन क्लास है जो है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब रिवीजन पे फोकस करिए। रिवीजन ज़्यादा 2 की स्पीड में करके वीडियो को देखिए फटाफट। ठीक है, ज़्यादा अगर आपके पास टाइम नहीं तो लाइव देखने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग क्या करिए, रिवीजन क्लास देखिए, 2 की स्पीड में देखिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना बेटर है इस समय जो सबसे ज़्यादा रिवीजन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, बताइए। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या भाषा त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। भाषा की पाठ्य पुस्तक, मैंने कितनी बार बताया, जहाँ कठोर रवैया रहेगा बच्चे के प्रति वो हमेशा आंसर गलत होगा। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक भी नहीं है, भाषा का आकलन भी नहीं। बच्चों के भाषा प्रयोग के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना है, देना है, ताकि बच्चा क्या करे, हर चीज़ को सीखे जो है। ठीक है, सीखने में उसकी क्या करना है, मदद करना। जितना अवसर उसको मिलेगा उतना उस चीज़ों को क्या करेगा, सीखेगा। ठीक है, उसके भाषा जो भाषागत बोध गम्यता, जो उसको बोध गम्यता वो क्या करती है, बढ़ती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग, मैं खुद अब तेजी के साथ बताऊंगा कोई भी, ताकि एक दिन में 2 2 3 3 क्लास हम लोग 4 4 क्लास करें। ठीक है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा रखता है। जो सांस्कृतिक भाषा में ही जवाब दें, बिल्कुल गलत बात। जरूरी नहीं कि वो बच्चा जो है सांस्कृतिक भाषा में ही, वो अपनी भाषा मातृभाषा में ही जवाब दे सकता है। ऐसे उसको क्या माहौल बनाएं। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें। बच्चा हमेशा इतना उसको अवसर देना चाहिए ताकि वो क्या करे, अपनी मातृभाषा में ही क्या करे, आंसर को दे। बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दे, बिल्कुल सही बात है। बच्चा हमेशा जो कोई आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमेशा बधे बधाए ही जवाब ना दे, उससे हट के भी जवाब दे, उसके बारे में पूरी तरह से अच्छरता, मतलब जो आप लिखवाएं वही जवाब देना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बच्चे क्या सवालों के बधे बधाए, ये भी गलत बात है। ठीक, तो हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, सी पार्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन बताएंगे। 1 मिनट, अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 33। 33 क्या कह रहा है, 33 कह रहा है कि एक जो है मतलब भाषा, भाषा स्वयं में है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, गलत बात है। एक विषय मात्र है, बिल्कुल गलत बात है। संप्रेषण का एक साधन है, संप्रेषण का एक साधन है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, भाषा का जहाँ तक प्रश्न है वह स्वयं में एक क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था। क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो आपने व्याकरण के दायरे में जो आबद्ध रह करके गतिमान होती है, न कि यह क्या है, क्या एक व्याकरण को सीखते, किसी भाषा को सीखने के लिए जो आपको इंग्लिश सीखना है तो आप क्या करेंगे, उसके व्याकरण को सीखेंगे। ठीक है, तो नियम है कि नहीं उसमें, नियमबद्ध। पहले हम अनुवाद करेंगे तो पहले कर्ता आएगा, कर्म, फिर क्या क्रिया आएगी, फिर क्या ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक क्या है, नियम के तरीके से क्या है भाषा सीखी जाती है। ठीक है, तो भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था, कभी नहीं आपको भूलना है। ठीक, आगे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 34। सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको अगर कहीं केवल शब्द मिले, केवल शब्द हमारा केवल, ही, मात्र, ये सारी चीज़ें जहाँ भी मिले ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। इनको देख के तुरंत आंसर को गलत काटना है। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में आप
ये ट्रिक है। इस क्वेश्चन को आप वैसे ही करें, केवल भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री, मैंने बताया था ना केवल जहाँ होगा आंसर गलत होगा, तो ये वैसे ही गलत हो गया। जीवन की विभिन्न संदर्भों में होता है, जहाँ भी जीवन की विभिन्न संदर्भों की बात की जाएगी, कहीं भी किसी भी, चाहे सीडीपी में आ जाए, चाहे जो हिंदी में आ जाए, चाहे संस्कृत में आ जाए, वो आंसर हमारा हमेशा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, देखिए इसमें भी केवल है, इसमें भी केवल है, तो इस तरह से हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर। कुछ ट्रिक के माध्यम से भी आप चीज़ों को सिखाई जाएगी। ठीक है, तो आप उस चीज़ को क्या करिए, सीखने की कोशिश किया करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा, कह रहा बच्चे बच्चे जो है अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। मतलब बच्चा जो है अपने परिवेश में क्या करता है, स्वयं भाषा को अर्जित करता है। इसका एक निहित अर्थ यह है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाता है। बिल्कुल गलत बात, जहाँ केवल शब्द, वो आंसर हमारा वैसे ही गलत। ठीक है, बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बिल्कुल गलत बात है। अत्यंत सरल, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, तो वैसे ही गलत है। बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, सबसे सटीक आंसर हमारा क्या है, बच्चों को एकदम समृद्ध क्या करना चाहिए हमें, भाषा समृद्ध भाषिक परिवेश, जितना अच्छा परिवेश हम लोग उपलब्ध कराएंगे, बच्चा उस चीज़ को उतना ही अच्छे से अर्जित करेगा। ठीक है, स्वयं भाषा को अर्जित करने में क्या होगा, सक्षम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आप लोगों का रिवीजन, फुल रिवीजन, जब तक एग्जाम आप लोगों का फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों को रिवीजन क्लासेस मिलती रहेगी। अब मैंने सारी चीज़ें खत्म कर चुका हूँ, सब कुछ प्रीवियस ईयर से लेकर के प्रैक्टिस सेट सब खत्म हो चुका, टोटल 80 या 85 क्लासेस हो चुकी हैं, वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर को। ठीक है, और इधर तो चलती ही रहेगी रिवीजन क्लास। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है, दूसरों की बातों को समझना सीखना, दूसरों की बातों को क्या करना, समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क करना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभाव प्रयोग करना। ठीक है, हम किसी भी स्थिति में रहें जो है भाषा के अपने जो है क्या करें, प्रभाव को क्या करें, प्रयोग कर सकें। इसलिए जो हमें भाषा सीखने का ये मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कर रहा है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण, एक भाषा अर्जन होता है, एक भाषा अधिगम होता है। भाषा अर्जन जो होता है वो सहज होता है, स्वाभाविक होता है, और एक क्या होता है, प्राकृतिक होता है। मातृभाषा जो हमारी होती है अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। ठीक है, भाषा अर्जन वो थोड़ा सा क्या होती है, कठिन होती है, उसको सीखने में थोड़ा क्या दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश, आप हिंदी मीडियम से, ठीक है, मान लीजिए आप हिंदी वाले क्षेत्र से, यूपी से हैं, तो यूपी से आपको, आप जब से ही पैदा होते हैं, आप परिवार से सब कुछ अपनी हिंदी भाषा को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन आपको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, सीखने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें जो है आपको सीखने में दिक्कत होगी, उसका व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, जो तब जाकर के आप क्या करेंगे, इंग्लिश को सीख पाते हैं। यही दिक्कत जो दक्षिण भारत के लोग होते हैं, तो उन लोगों को इंग्लिश है, इंग्लिश को जल्दी पकड़ लेते हैं, तो इंग्लिश उन लोगों को आती है, उन लोगों को हिंदी सीखने में पूरा उन्हें व्याकरण पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे ख्याल से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा अर्जन की महत्वपूर्ण है क्या है, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग जो हमारा जो भाषा अर्जन के लिए सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाषा अर्जन के लिए। ठीक, चलिए आगे बताइए, आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, 38 कह रहा है कि बच्चों की भाषा संबंधी जो क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना से संभव है। आप जो है उसके प्रगति का अगर लेखा जोखा करना भाषा तो कैसे करेंगे आप, पोर्टफोलियो के माध्यम से करेंगे, मौखिक परीक्षा से, या उत्तर पुस्तिका से, या लिखित परीक्षा से, तो हमेशा उसके पोर्टफोलियो से करेंगे। किसके, जिसमें उसके सभी बायोडाटा दिए रहते हैं। ठीक है, उसके सभी बायोडाटा इस चीज़ में दिए रहते हैं। पोर्टफोलियो में एक क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से ही संभव हो पाता है। पोर्टफोलियो किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा किए गए निवेशों का एक उचित संयोजन या संग्रह, मतलब संग्रह करके बच्चे की जितनी भी उसके बायोडाटा जितने भी रहते हैं, इसका नंबर या फिर जो उसका स्वभाव, जितनी भी चीज़ें उसकी रहती हैं, सब पोर्टफोलियो के अंदर रहती हैं। ठीक है, चलिए 39 बता दीजिए। भाषा जो है, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, या साधन है, बताइए। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 का, तो ये क्या है, एक साधन के रूप में, इनको हमेशा किसके रूप में लेने चाहिए, साधन के रूप में। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है, साधन है। ठीक है, साधन है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, डी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 40 बताइए, क्वेश्चन नंबर 40, जो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों को पढ़ने की वस्तु है, या साधन है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है, बताइए। पत्र पत्रिकाएं भी एक साधन के रूप में ही, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये भी हम भाषा को सीखते हैं, यह भी एक साधन का रूप है। ठीक है, यह भी एक साधन के रूप है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा है कि 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा है कि जो बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी, आज आपको 30 में 30 लाना है। ठीक है, समय नहीं है आपके पास, है बिल्कुल समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। ठीक है, दिन में एक प्रैक्टिस सेट, जो ऑनलाइन प्रैक्टिस होते हैं, टेस्ट वाले .com पे भी आप कर सकते हैं, जगह जगह अगर आप कहीं से ऑनलाइन खरीदे हुए हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। सिर्फ एक ऑनलाइन प्रैक्टिस दीजिए, और बाकी जो जितना हो सके डबल वीडियो, 2 की स्पीड में करके वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आप 41 बताइए। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका, लिखित परीक्षा के माध्यम से किसी की भाषा का आकलन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, प्रश्नों के, आप किसी से मौखिक प्रश्न पूछ रहे हैं, राम कहाँ गया है, तो इसके माध्यम से भाषा का, बिल्कुल गलत बात है। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, इसके माध्यम से सबसे प्रभावी है, सबसे प्रभावी तरीका पूछा, तो क्या आ जाएगा, तो प्रश्न पूछना और पढ़ी गई
सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना हमारा क्या है, सबसे सटीक आंसर है, ठीक है, सबसे प्रभावी तरीका है भाषा आकलन का, ठीक। तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। डी पार्ट भी हमारा श्रुत लेख भी क्या हमारा गलत है, ठीक है। सुनकर लिखना हमारा क्या कहलाता है, श्रुत लेख कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 42। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करता, मतलब किसी से प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया उसको बाद उसके प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या फिर परिचर्चा, परिचर्चा में कई लोगों को मिला करके एक परिचर्चा में भाग लेना, या वर्णन करना, क्या केवल साहित्यिक गतिविधियां, बिल्कुल गलत बात है। केवल जहां भी आएगा आंसर गलत। भाषा आकलन की तरीके, मात्र भी मैंने बताया था, मात्र या ही जहां भी आए वो भी हमारा क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। भाषा सीखने सिखाने का तथा आकलन के तरीके यहाँ भी केवल है, तभी तो हमारा सी पार्ट इसका भी क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। 42 का भी हमारा क्या होगा, सी पार्ट राइट होगा, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 43। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, एक बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक, सांस्कृतिक मतलब अलग अलग कल्चर के लोग, जैसे एक अलग अलग लोग, अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर होता है। कुछ हमारे आदिवासी, उनका कल्चर अलग होता है। हम लोग जैसे यूपी, भारत में यूपी में आप रहते हैं तो आपका कल्चर अलग होता है, पंजाब में है, पंजाब का कल्चर अलग है। तो इस तरह के जो है उसको बोलते हैं बहुसांस्कृतिक कक्षा। मतलब जैसे दिल्ली में कोई अलग अलग, जैसे जो हमारे कर्मचारी हैं दिल्ली में, किसी की ड्यूटी लगी हो तो पंजाब से, कोई यूपी से, कोई कहीं से, तो उनके अलग अलग संस्कृति के बच्चे जो एक दूसरे के साथ जब घुलते मिलते हैं तो अपनी संस्कृति और कल्चर का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। अपनी भाषा का भी क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। एक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है बताइए, बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, कभी भी वर्जित नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्या है, 100% गलत है। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान वहाँ भी देना चाहिए, स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय, जो मानक भाषा आप वहाँ बनाए हैं दिल्ली में जो है, उसको भी जो है आप क्या करिए, उसको उसका भी बच्चे से परिचय कराना चाहिए, बिल्कुल सही बात। लेकिन उसकी मातृभाषा का कभी भी क्या करना चाहिए, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चे केवल, देखिए यहाँ केवल आ गया तो केवल वाला आंसर वैसे ही गलत हो गया। बच्चे की मातृभाषा का ही सदुपयोग करना चाहिए, ये भी बात गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। भाषा के व्याकरण की समझ को, जो भाषा के व्याकरण की समझ को क्या केवल वस्तुनिष्ठ, यहाँ देखिए केवल आंसर है, केवल आया है तो गलत हो गया। केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाता है, बिल्कुल गलत बात है। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाए, बी या सी या डी बताइए। अब दो ऑप्शन आपको 50-50 करके मैंने दे दिया है, बताइए कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा। तो डी पार्ट हमारा क्या जो संदर्भ परक, जहाँ भी संदर्भ परक या आ जाए वहाँ हमारा सही होगा, ठीक है। ये हमारा गलत होगा, निबंधात्मक प्रश्न के माध्यम से भी आंका नहीं जाता, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। 45 तो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना चाहिए। भाषा सीखते समय त्रुटि त्रुटि बिल्कुल ना करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को क्या करना चाहिए, हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका भी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमेशा भाषा की जो बारीकियों और उसके सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये वाला आंसर गलत है। व्याकरण पर ज़्यादा बल देना चाहिए या निजी अनुभवों को, तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा सबसे। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो है 15 जो पेडोलॉजी के क्वेश्चन थे वो तो फिनिश हो गए, ठीक। अब हमारे गद्यांश के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। गद्यांश में आपके 15 कहीं नहीं जाएंगे, आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए। 15 में से एक नंबर भी इधर उधर हिंदी के नहीं जाने दूंगा, ठीक है। चलिए पहला है हमारा काव्यांश, मतलब एक कविता की पंक्ति है, पढ़ के इसका आंसर देना, ठीक। क्या कह रहा है, सुनता हूँ मैं भी देखा, सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। मतलब जो काले बादल होते हैं उसमें क्या एक चांदी की रेखा, एक मतलब उजाला, मतलब काले से अंधेरे की तरफ एक उजाले की तरफ जो है एक रेखा हमको दिखती है, ठीक है। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल जो होते हैं जाति द्वेष के होते हैं। काले बादल विश्व क्लेश के, जो काले बादल होते हैं या काले जो चीज़ें आपके जीवन में आती हैं वे विश्व क्लेश की होती हैं, मतलब हमारे हमारे जीवन में एक तरह का क्लेश लेके आती हैं। काले बादल उठते पथ पर, जो काले बादल रहते हैं वो हमेशा किस पे, उठते पथ पर रहते हैं। नव स्वतंत्रता के प्रवेश के सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा, ठीक है। चांदी की रेखा, यह जो कविता सुमित्रा नंदन पंत जी की है, ठीक है। ये भी चीज़ें नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके आधार पर हमको, इस पंक्ति के आधार पर हमको क्या देना, आंसर देना, ठीक है। तो इसमें 6 होंगे, 6 इसमें होंगे, अगला जो हमारा गद्यांश होगा उसमें 9 होंगे, तो टोटल 15 क्वेश्चन, 15 में से 15 आपके कहीं नहीं। लिखा रहा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का क्या भाव है। विपत्ति के बीच आशा की किरण दिखाई देना, बादलों के टकराने से बिजली चमकना, बिल्कुल गलत बात है। अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, काले बादल में चांदी की रेखा रहती, ये भी गलत है। अब बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर है 46 का। तो 46 का राइट आंसर हमारा अंधेरे, मैंने कहा ना अंधेरे मतलब काले बादल में रहती चांदी की रेखा, तो मतलब अंधेरे में भी हमें क्या एक उजाला दिखाई देता है। अंधेरे में भी हमें हमेशा क्या संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में भी क्या उजाला दिखाई देता है, ठीक है। तो अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, हमेशा अंधेरे के बाद एक समय ऐसा आता है कि आपके जीवन में प्रकाश जरूर आता है। तो हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि काले बादल प्रतीक के हैं, बताइए काले बादल किसके प्रतीक हैं। जाति वैमनस्य के, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, तूफान के, गर्मी से मुक्त के। तो क्या क्या है, जाति वैमनस्य के, जाति द्वेष के हैं, जाति द्वेष लिखा था ना पंक्ति में, अभी मैं यहाँ ऊपर दिखा देता हूँ। काले बादल यही ऊपर लिखा है, ठीक है।
क्या है, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कौन सा जो हमें उसी से आंसर देना है, ठीक है। अलग से हमको नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जातिगत वैमनस्य से, किससे, जातिगत वैमनस्य से, ठीक। आई होप, मुझे आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हैं, टोटल हम लोगों ने लगभग 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। 17 में से मेरे ख्याल से आपके 17 के 17 भी सही होंगे, ठीक है। आज जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। आपको इसी तरह से गद्यांश की जो है और प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। सीटेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी क्लासेस। चलिए 48 बताइए, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, किसी चीज़ में कोई चीज़ जो छुपी रहती है, मतलब काले बादल में क्या एक चांदी की रेखा क्या है, छुपी रहना है, तो ये क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर उपमा अलंकार, बताइए। जहाँ कोई चीज़ चिपकी रहती है या छिपी रहती है तो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार, वहाँ क्या हमेशा क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो इस हिसाब से हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 बता दीजिए, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची जलद, घन, जलज, पयोधर, बताइए कौन सा बादल का, तो जलज जो होता है वो किसका होता है, कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है, कमल का होता है, ठीक है। कमल, कमल, सरोज, नीरज, अंबुज, तोयज, ये सब हमारे किसके होते हैं, कमल के पर्यायवाची। जलद, पयोधर और घन ये सब हमारे किसके होते हैं, बादल के। तो हमसे पूछा किस कौन नहीं है बादल का, तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन हमारे व्याकरण से भी गद्यांश में आएंगे तो आप कर ले जाएंगे, बहुत आसान आएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है, आप बताइए, गुलाम, परतंत्रता, परतंत्र या पराधीनता, बताइए। स्वतंत्रता का गुलाम होगा या परतंत्रता होगा या परतंत्र होगा या परतंत्रता होगा, बताइए। तो क्या आ जाएगा, 50 का राइट आंसर क्या आएगा, तो हमारा पराधीनता आएगा, क्या स्वतंत्रता का क्या आएगा, पराधीनता आएगा, ठीक है। तो सी पार्ट हमारे क्या आ जाएंगे, राइट आ जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, जो कवि है, कभी क्या सुनने और देखने की बात करता है, बिजली को, निराशा को, बादलों को, आशा की किरण को, ठीक है। क्योंकि क्या उसका कहने का मतलब है, जो काले बादल में जो एक चांदी की रेखा छिपी हुई है, उसके बाद एक आशा की हमारे पास क्या आएगी, किरण आएगी, ठीक है। एक उजाले की क्या आएगी, एक किरण आएगी, ठीक है। इस बात को कभी कहना चाहता है, यही देखना चाहता है, यही सुनना चाहता है, ठीक है। तो बी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या आएगा, काव्यांश, गद्यांश, काव्यांश तो हम कर चुके। काव्यांश में से बताइए, अब 6 क्वेश्चन थे, 6 में से मेरे ख्याल से सबके 6 के 6 सही होंगे, हुए होंगे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक। जो लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, एक भी गलत नहीं हुआ होगा उन लोगों का, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ 9 क्वेश्चन जो हमारे जो है ये गद्यांश से, गद्यांश को देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें करने का तरीका, सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखने के बाद आप वैसे ही आंसर करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्या दिया है, नीचे देखिए, एक तीर्थ यात्रा है जो भीम साहनी द्वारा लिखी गई, सामाजिक कार्य का शोध संस्थान का उद्देश्य था, लेखक का मानना था, क्या मानना था, ये पढ़ेंगे तभी दे पाएंगे, ठीक है। 54, संस्था के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी थी, ये भी हम गद्यांश से ही पढ़ के देंगे। आत्म आत्म उपसर्ग, अब इसको आप वैसे ही कर सकते हैं, बताइए। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं लगा, बताइए। आत्मसम्मान तो इसमें भी लगा है, परम परम आत्मा में, आत्मनिर्भर में, आत्मीय शब्द में नहीं लगा है, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा, ठीक, कुछ नहीं। तिलोनिया गांव में हमारे आजकल इतिहास में विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण ये भी हम पढ़ेंगे तभी देंगे। शताब्दी शब्द का किसका उदाहरण है, तो ये किसका, हमारा द्विगु समास का, किसका है, द्विगु समास का। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें जो जो पहली संख्या, जो जो प्रथम पद होता है वह संख्यावाची होता है, ठीक है। प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है, क्या होता है, संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, क्या हो गया, चौराहा, ठीक है, चौराहा हो गया, नौ ग्रह का समूह हो गया, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं, संख्यावाची होते हैं, ठीक। चलिए, गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं, अगला क्या है, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, अनुशासित, आत्मनिर्भर, अनुशासन या स्वावलंब। 59 का, तो 59 का ये हमारे अनुशासित जो हमारा क्या है, एक संज्ञा के रूप में नहीं है। उपयोगी का विलोम क्या होगा, अनुपयोगी होगा, तो इसका हमारा ए पार्ट हो जाएगा। आप 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 तो हमारे इससे गद्यांश से, बाकी 4 हमारे क्या थे, व्याकरण से थे। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस गद्यांश को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद हम आंसर देंगे, ठीक है, जो बाकी बचे हुए, ठीक। चलिए बताइए क्या कह रहा है कि मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास की एक क्या है, इतिहास की समसामयिक इतिहास की क्या है, विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, ठीक है। उस वक्त उस तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां पर एक क्या है, स्वावलंबी मतलब खुद डिपेंड, स्वावलंबी मतलब वहां के लोग विकास केंद्र चला रहे हैं, जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर, जो विकास केंद्र था स्थानीय गाँव के लोग मिलजुल कर क्या चला रहे हैं। मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे घरों में झुरमुट झुरमुट की थी, मतलब झुरमुट छोटी छोटी बस्ती के रूप में क्या छोटे छोटे घर थे, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि वहाँ एक सज्जन ने बताया, मतलब एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके 2 साथी, टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर, एक मतलब सुशिक्षित व्यक्ति है, उसके 2 फ्रेंड हैं, एक है टाइपिस्ट और एक क्या है, फोटोग्राफर, ने मिल करके 1972 में इस संस्था की क्या की थी, स्थापना की थी। कब की थी, 1972 में, ठीक है। संस्था का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान, यानी कि SWRC, ठीक। मेरे मन में संशय उठने लगा कि आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर
ही तरक्की की जा सकती। मतलब उसके जो कवि था उसके मन में एक संशय उठा कि वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पे ही तरक्की की जा सकती, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव में लोग अपनी समस्या स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे कि हमारे गांव में आज नहीं बसे बसे हैं, इन गांवों की शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। क्या रहते आ रहे हैं? ठीक है, क्या रहते आ रहे हैं। ठीक, आगे का रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में हमारे लोग सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कत सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें और उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े ही उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सदापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, ये चारों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है कौन से शब्द इस गद्यांश में दिए हैं, कौन से नहीं। ठीक है, ये भी पूछेगा। ठीक, यहाँ सभी जो है निर्णय यहाँ सभी निर्णय जो है मिलजुल कर या बैठ कर लिए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब है कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाए जाएं और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरतों को वस्तु का उत्पादन करें। ठीक है, अब आगे हमारे आंसर हैं और क्वेश्चन है, हमारे आंसर देना है हमको। ठीक है, आपको आंसर देना, बताइए। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य क्या था? उन्हें केवल अनुशासित करना बिल्कुल गलत बात है। उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये भी उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना सबसे हमारा ये सामाजिक उद्देश्य था। जो सामाजिक कार्य एवं शोध संस्थान था उसका मेन मोटिव था कि उन्हें क्या, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो 52 का राइट आंसर हमारा बी पार्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आप गद्यांश पढ़ लेंगे तो आंसर खुद ब खुद देते चले जाएंगे। चलिए, लेखक का मानना था ग्रामवासी अपनी समस्या स्वयं सुलझा सकते हैं। ग्रामवासियों को अपनी समस्या स्वयं सुलझाने की आदत है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कट करके या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस गद्यांश के अनुसार जो है कवि लेखक का मानना था कि जो वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के कट कर या अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती, यह गद्यांश में कहा गया था। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे 54 कह रहा कि संस्था के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? केवल गरीबी और दलित महिलाओं की? बिल्कुल गलत। उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, गांव प्रधान की या संस्थापक की? उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की जो है क्या है, आधारभूत भूमिका है। ठीक है, आधारभूत भूमिका है। तो हमारा क्या आ जाएगा इसका, 54 का बी पार्ट राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। आत्मते तो बता ही चुका था किसमें नहीं है, तो ये जो है आत्मसम्मान में भी है, परमात्मा में भी है और आत्मनिर्भर में, लेकिन आत्मीय में नहीं है। ठीक है, आत्मीय में नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 55 का बी आएगा, परमात्मा में आएगा, सॉरी, परम प्लस आत्मा। ठीक है, परम प्लस आत्मा। ठीक है, परम प्लस आत्मा, तो ये हमारा गलत है, बी सी पार्ट हमारा। ठीक है, आत्म प्लस ई है। ठीक है, आत्म ई है। ठीक, आत्मीय में लगा। ठीक, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो 56 का क्या जाएगा, सी पार्ट राइट आंसर होगा। ठीक, मैं इससे पहले भी बता था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारा सी पार्ट होगा। चलिए 56 बताइए। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? वहाँ के एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहाँ के लोग क्या अनुदान पर आश्रित हैं? गलत बात है। केवल इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। तिलोनिया गाँव पिछड़े गाँव के रूप में जाना जाता है, कौन सा हमारा राइट होगा? तो 56 का हमारा राइट आंसर ए होगा। वहाँ के लोग स्वावलंबी विकास केंद्र चला रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे। शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? तो शताब्दी शब्द में हमारा द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। अभी मैंने इन सभी चीज़ों को करा के गया। तो गांधी जी की मान्यता क्या थी? कर्मठता, सदापन, अकर्मण्यता या आत्मनिर्भरता? कर्मठता थी, सदापन था, आत्मनिर्भर था और अकर्मण्यता नहीं थी। अकर्मण्यता नहीं थी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, कहिए तो मैं इस चीज़ को दिखा दूँ आपको। यहाँ देखिए गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ सदापन, कर्मठता, अनुशासन और सहभागिता थी, ना कि अकर्मण्यता थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख लो, सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे तो करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, ये हम लोगों को यहाँ पे थे। ठीक है, तो हमारा जो है 58 का राइट हो जाएगा बी। ठीक है, अब 59 निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो संज्ञा का उदाहरण नहीं, कौन सा? अनुशासित हमारा क्या है, संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इस 60 किसका है? 60 का उपयोगी का विलोम क्या होगा? अनुपयोगी। ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपके आज 30 में 30 सही होंगे। जिनके 30 में 30 सही है उन्हें कोई नहीं रोक सकता इस बार जो है 130 140 प्लस लाने में। ठीक है, तो आप लोग अब समय नहीं है आप लोगों के पास, 28 तारीख से स्टार्ट हो गया, 8 दिन है, तो आप लोग संघर्ष करिए, रात दिन एक कर दीजिए, अच्छा नंबर लाने। अभी भी अगर कोई लग जा रहा है तो 140 130 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ जो। ठीक है, तो संघर्ष करिए, हिंदी में कोई नहीं रोक पाएगा। सीडीपी में इसी तरह से शाम को क्लास चलेगी, तो आप वहाँ भी ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे साथ लाइव ही रहिए, जो आपको जब टाइम मिले तब आप जो है 2 की स्पीड में देखिए, जो है बहुत बड़ी वीडियो नहीं होती, 20 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कहेंगे सर बस ऑप्शन करिए, तो ऑप्शन ही थोड़ा सा डिटेल्स ले जाता हूँ, वो भी नहीं जाना बंद कर दूँगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है,
जो हमारे सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक, आज कुछ जो जैसे हमसे व्याकरण, जो बेसिक व्याकरण होता है उनके कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब प्लस जो हमारे गद्यांश के रहेंगे। ठीक, तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ लगे रहना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। तो विद्यालय में एक क्या है, स्वर संधि है। क्या है, स्वर संधि है। ठीक है, सबको पता ही होगा विद्यालय में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। कैसे है, इसमें विद्या प्लस आलय मिल के क्या बनता है, विद्यालय। ठीक है, यह कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। ठीक, कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। दीर्घ, गुण, दीर्घ, गुण, यण, और कौन सी होती है, वृद्धि और आयादी। ठीक, 5 प्रकार की होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, स्वर संधि में स्वरों की मेल से क्या करती है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कर रहा है, 92 को रहा पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, पो प्लस अन्न मिल के क्या बन जाता है, पवन हो जाता है। ठीक है, पवन। ठीक है, क्या हो जाता है, पवन। ये इसमें कौन सी संधि है, इसमें आयादी संधि है। कौन सी है, आयादी स्वर संधि है। ठीक, आयादी स्वर संधि है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी पार्ट हमारा सबसे सटीक और बेहतरीन आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। 93 क्या कह रहा है, तू हंस तू मुस्कुरा तू जीना छोड़ दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक हार बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो संघर्ष करिए, मंजिल भी मिलेगी एक दिन और मिलने का मज़ा भी आएगा। 130 प्लस लाने से कोई नहीं आप लोगों को रोक पाएगा, बस संघर्ष जारी रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 93 बताएंगे। हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। कितने होते हैं, 2 वचन होते हैं। एक क्या होता है, एक वचन होता है। एक क्या होता है, एक वचन होता है। एक क्या होता है, बहुवचन। और वहीं संस्कृत में जो है 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस तरह से हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 बता दीजिए आप लोग। आगरा का बहुवचन क्या होता है, आगरा एक क्या है, आगरा, आगरा क्या है, एक शहर का नाम है। ठीक है, किसी का नाम बहुवचन होगा, आगरा का बहुवचन हमेशा आगरा होगा। राम का बहुवचन राम ही होगा। राम क्या है, संज्ञा है। आगरा क्या है, संज्ञा। तो बहुवचन इसका क्या होगा, वही सेम जो दिया गया है, तो सेम बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 94 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 95 बता दीजिए। कह रहा कि जिन शब्दों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या अविकारी शब्द, पदबंध, विकारी शब्द या पद, बताइए। किसके जो अविकारी शब्द होते हैं उसमें कोई चेंजेज क्या होते हैं या नहीं, तो वो उसमें कोई चेंजेज नहीं होते हैं। ठीक है, जो विकारी शब्द होते हैं उसमें कोई चेंजेज क्या होते हैं, नहीं होते हैं। इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, विकारी शब्द में, ठीक, विकारी शब्द में क्या होते हैं, चेंजेस। तो हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 96 बताएंगे। 96 क्या रहा, शब्द, जो हमारा शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। क्या होता है, त्रिषणा होता है हमारा, क्या होता है, शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, त्रिषणा होती है। ठीक है, त्रिषणा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, त्रिषणा कैसे लिखा जाता है वो हमसे पूछा, तो त्रिषणा हमारा क्या हो जाएगा, डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 97 भी बता दीजिए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री होता है। क्या होता है, कवयित्री होता है। ठीक है, कवयित्री होता है। ठीक, तो ये हमारा किस में लिखा हुआ है, तो सी पार्ट में लिखा। 97 का हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 98। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, मतलब संस्कृत से सेम टू सेम आ जाते हैं तो उन्हें हम तत्सम कहते हैं, लेकिन जो परिवर्तन हो जाते हैं उसमें क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव। जो देशज होते हैं, जो देश में से लिए जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, वो क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। बिना परिवर्तन जो हुए होते हैं उन्हें तत्सम, जिसमें परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, तद्भव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दिए 99 का। जब किसी समास में दोनों
शब्द प्रधान होते हैं तो कौन सा होता है? तो हमारा कौन सा, दोनों शब्द प्रधान होते हैं, जैसे कौन कौन होगा बताइए बताइए? राम श्याम। क्या हो जाएगा? राम श्याम। तो राम और श्याम, इसमें दोनों, राम भी प्रधान है और श्याम भी प्रधान। तो राम श्याम में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि और कर्मधारय, ठीक है। टोटल 6 प्रकार के समास होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 100 बता दीजिए। शुद्ध, शुद्ध शब्द है बताइए, शुद्ध शब्द है बताइए, कौन सा शुद्ध शब्द हमारा? कौन सा? उज्ज्वल, उज्ज्वल या क्या है? तो उज्ज्वल हमारा शब्द है, क्या है? उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल मिलके क्या होता है? उज्ज्वल हो जाता है, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है? तो संधि हमारी जो है, संधि भी बता सकते हैं आप जो है, कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा? 101 का अनुरक्त का विलोम क्या होता है? विरक्त होता है, ठीक है। अनुरक्त का विलोम क्या होता है? विरक्त। कौन सा पार्ट होगा? सशक्त का सक्त का असक्त हो, सक्त का असक्त होता, साक्त का आसाक्त होता, ठीक है। इसका तो हमारा इसका बी पार्ट आएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 102 बताइए। सभी शब्द क्या तत्सम है? इसमें पूछा है सभी, 102 में पूछा सभी शब्द क्या है? तत्सम है। सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, बताइए। काष्ठ, घृत, घोड़ा, इसमें देखिए घोड़ा, घोड़ा गलत है, इसका क्या होगा? अश्व होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा बी पार्ट गलत हो गया। ओष्ठ मतलब होंठ, किताब, रानी, चाकू, ठीक है। निष्ठुर, चम्मच, हाथी, तो इसमें क्या होगा? हाथी का हस्ती होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। और बताइए, रानी क्या हो जाएगा? किताब, ओष्ठ, तो हमारा क्या होगा? ए होगा या सी? बताइए। अब मैं 50-50 कर दिया हूँ, तो 102 का कौन सा राइट होगा? तो 102 का राइट ए पार्ट होगा। इसमें सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि सब हमारे क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 103। 103 का किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं लगा है? तो कुचाल, इसमें क्या है? चाल मूल शब्द है और प्लस कु क्या है? उपसर्ग है। इसमें कु, इसमें कर्म मूल शब्द है और कु क्या? उपसर्ग लगा है। इसमें रूप मूल शब्द है और कु क्या लगा? तो इस तरह से सल कोई शब्द नहीं होता। डी पार्ट हमारा, बी पार्ट हमारा इसका भी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 104। इन प्रत्यय किसमें लगा है? 104 में इन, पुजार, पूजा में ऋण प्रत्यय लगा है, गलत बात है, ठीक है। कठिन, ये भी इसमें भी इन प्रत्यय नहीं। चिन्ह या मीन, बताइए किसमें लगा? किसमें लगा है 104 का? तो 104 का ए पार्ट पुजारिन में हमारा कौन सा? इन प्रत्यय लगा है, ठीक है। नागिन, नातिन, पड़ोसिन, वियोगिन, मालकिन, इन सब में क्या? इन प्रत्यय लगा है, ठीक है। चलिए 105 बता दीजिए। श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड हिंदी भाषा सीखने में क्या करता है? त्रुटियों को बढ़ावा देता है, त्रुटियों को बढ़ावा देता, अनावश्यक सामग्री साधक है या बाधक है? तो क्या करता है? तो एक साधक है, एक साधक के रूप में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। 106 बता दीजिए। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, बताइए। वह सर्वनाम, वह स्वतः मतलब स्वयं जान जाएगा, तो निजवाचक है। निजवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए 5 प्रकार के हमारे, या 6 प्रकार के, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, सॉरी 6 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, जिसमें पुरुष सर्वनाम, संबंध, अनिश्चय, निश्चय, प्रश्नवाचक, हाँ एक निश्चय होता है, एक अनिश्चय होता है, हो गए, ठीक है। 6, टोटल 6 होते हैं, ठीक, याद रखिएगा। चलिए 107 बता दीजिए। 107 क्या कर रहा है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? मतलब जिसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग, सीता पढ़ रही है, या तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है, रस्सी जल गई, बताइए 107 का। तो 107 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, पढ़ने भी है, आया भी है, करो भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये क्या? संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है, ठीक। नेक्स्ट बताइए 108। सरल या साधारण वाक्य किसी का जो छोटा होता है, जिसके अर्थ सरल से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रिया होती है, जिसका एक उद्देश्य और एक क्या होता है? विधेय होता है। हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा एक गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ के क्या देना? आंसर देना, ठीक है। चलिए गद्यांश को पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसमें गद्यांश पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? आंसर देते हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या है? प्रगतिवादी, प्रगतिवादी कवि किसे जुड़ाव महसूस करता है, ठीक है। दूसरा क्या है? लेखक क्या कहना चाहता है। तीसरा क्या है? कौन सा कथन असत्य है। प्रगतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना विद्यमान रहने का क्या कारण है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है। अत्याचार में कौन सा संधि है? अति प्लस आचार, इसका तो हो ही जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक।
बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका आंसर हम लोग दूसरा है काव्यांश है उससे देंगे। ठीक, चलिए आइए पढ़ते हैं। प्रगतिवादी का संबंध मतलब क्या करा है, प्रगतिवादी वाद का संबंध जीवन और जगत से, जीवन का मतलब लाइफ से, जगत का मतलब संसार के प्रति नए दृष्टिकोण से। ठीक है, नए दृष्टिकोण से है। इस भौतिक जगत को हम संपूर्ण सत्य मान करके, मतलब ये जो भौतिक जीवन इसे हम संपूर्ण सत्य मान करके उसमें उसमें रहने का मानव समुदाय के मंगल की कामना प्रेरित होकर के प्रगतिवादी साहित्य की रचना की गई है। ठीक है, जीवन जीवन के प्रति लौकिक दृष्टि एक क्या है, इस साहित्य का आधार है। मतलब जो जीवन के प्रति एक लौकिक दृष्टि है इस साहित्य का क्या आधार है, और सामाजिक यथार्थ से उत्पन्न होता है। या कैसे उत्पन्न होता है, सामाजिक यथार्थ से, लेकिन उसे बदलने और बेहतर बनाने की कामना के साथ, उसे बेहतर बनाने की कामना के साथ। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं, बेहतर बनाने की कामना के साथ। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। आगे, प्रगतिवादी कभी न तो इतिहास की उपेक्षा करता है और ना वर्तमान का अनादर करता है। मतलब कभी उपेक्षा, प्रगतिवादी जो कभी होता हुआ कभी जो है इतिहास की उपेक्षा नहीं करता और ना ही वर्तमान का अनादर करता है, ना ही वह भविष्य के रंगीन सपने बुनता है। ठीक है, और इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से जांचते परखते हुए वह वर्तमान को समझने की कोशिश करता है और उसी के आधार पर भविष्य के लिए क्या करता है, अपना मार्ग चुनता है। ठीक, यही कारण है कि प्रगतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना अनिवार्यतः विद्यमान रहती है और प्रगतिवादी कवि की दृष्टि जो सामाजिक यथार्थ पर क्या रहती है, केंद्रित रहती है। सामाजिक यथार्थ पर प्रगतिवादी कवि की दृष्टि किस पे रहती है, सामाजिक यथार्थ पर क्या रहती है, केंद्रित रहती है। इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिए। वह जो क्या करता है, अपने परिवेश और प्राकृतिक के प्रति गहरे लगाव से क्या रहता है, प्रेरित रहता है। ठीक है, वह अपने तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। मानव को वह सर्वोपरि मानता है। जो प्रगतिवादी कवि होता है वो क्या मानता है, सर्वोपरि, मानव को क्या मानता है, सर्वोपरि मानता है। आगे क्या आ रहा है, प्रगतिवादी कवि के पास सामाजिक यथार्थ को देखने की क्या होती है, विशेष दृष्टि होती है। एक वर्ग की चेतना क्या रहती है, प्रधान दृष्टि। नागार्जुन यदि दुखरन झा जैसे प्राइमरी स्कूल के अल्प वेतन भोगी मास्टर का यथार्थ चित्रण करते हैं तो सामाजिक विषमता के यथार्थ को ध्यान में रखते हुए इस सरल यथार्थ को कविता में व्यक्त करने के लिए यथार्थ रूपों की समझ जरूरी है। कवि का वास्तव बोध और वस्तुपरक निरीक्षण दोनों पर ध्यान जाना चाहिए। प्रगतिशील चेतना के कवि की दृष्टि जो सामाजिक यथार्थ के अनेक रूपों की ओर जाती है। कवि जो है सामाजिक विषमता को जो है उजागर करता है। ठीक है, और कभी अपना जो है विक्षोभ व्यक्त करता है। तो कवि अपना जो है सात्विक क्रोध जो क्या करता है, कभी वह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सिंह गर्जना करता है। तो कभी शोषण और दमन के दृश्य को देख करके अपना दुख व्यक्त करता है। प्रगतिवादी चेतना के कवि को प्राकृतिक और परिवेश के प्रति कवि का लगाव भी ध्यान आकृष्ट करता है। ठीक है, प्रगतिवादी कवि प्राकृतिक में जिस जीवन सक्रियता का आभास पाता है उसके लिए एक प्रकार का क्या स्थानीय लगाव जरूरी है। ठीक है, क्या है, तो ये क्या कह रहा है, प्रगतिवादी कवि किससे जुड़ाव महसूस करता है, किससे करता है, भौतिक सुख सुविधाओं से, प्राकृतिक से, इन दोनों से। बताइए, तो क्या क्या प्राकृतिक से किससे करता है। 109 का कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी। 109 का 109 का हमारा सी क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, प्राकृतिक से। यहाँ प्राकृतिक से क्या कर, वो जिस जीवन, प्रगतिवादी कवि प्राकृतिक में जिस जीवन सक्रियता का आभास पाता है उसके लिए एक प्रकार का एक स्थानिक लगाव जरूरी है। ठीक है, तो प्राकृतिक से उसका करता लगाव रहता है। ठीक, आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है कि लेखक का क्या क्या कहना चाहता है। प्रगतिवादी कवि महान होते हैं, मनुष्य के प्रगति के लिए प्रगतिशील अनिवार्य है। प्रगतिवादी क्या है और प्रगतिवादी कवि के दृष्टिकोण क्या होते हैं। जो प्रगतिवादी चेतना के द्वारा दृष्टि का भला कैसे किया जा सकता है, बताइए 110 का। तो हमारा 110 का सी पार्ट है, प्रगतिवाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है और प्रगतिवादी कवि के दृष्टिकोण क्या होते हैं, इस बारे में कवि क्या बताना चाहता है। आगे चलिए, असत्य पूछा है 101 का, असत्य क्या है। ठीक है, असत्य क्या, प्रगतिवाद का संबंध जीवन और जगत के प्रति नए दृष्टिकोण से, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये हमारा राइट है। और क्या कहा, प्रगतिवादी कभी समाज का यथार्थ चित्रण करता है, ये भी दिया था। जो प्रगतिवादी मानव को सर्वोपरि मानता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जीवन के प्रति अलौकिक दृष्टि और प्रगतिवादी साहित्य का आभार है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो गलत का आंसर हमेशा क्या आता है, गलत आता है। तो डी पार्ट हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा 112 का। 112 क्या, प्रगतिवादी काव्य और ऐतिहासिक चेतना विद्यमान रहने का क्या कारण है, बताइए।
प्रगतिवादी कभी इतिहास की उपेक्षा नहीं करता, सही बात है, किंतु वर्तमान का अनादर करता है। क्या ये गलत बात है या सही है? तो 112 का ये तो अनादर नहीं करता, उसका क्या करता, आदर करता। प्रगतिवादी कभी भविष्य के रंगीन सपने बुनता, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्रगतिवादी कभी इतिहास के वैज्ञानिक दृष्टि से जांच परख कर वर्तमान के बारे में सोचता, बिल्कुल सही बात है। सी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 112 का। नेक्स्ट बताइए, प्रस्तुत गद्यांश जो सर्वाधिक शीर्षक निम्नलिखित में से किसके, प्रगति, प्रगतिवाद या प्रगति के प्रयास या मानव एवं प्रगति। तो सबसे सटीक इसका आंसर क्या आ जाएगा, 113 का प्रगतिवाद है। क्या, प्रगतिवाद है, ठीक। नेक्स्ट, अत्याचार का अति प्लस आचार हो जाएगा संधि विच्छेद, क्या होगा, अति प्लस आचार हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, यण संधि है इसमें, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 115 से हम लोग 120 चलते हैं, ठीक। हमें यहाँ एक पद्यांश दिया है जिसको पढ़ के हमें क्या करना, आंसर देना है। मैंने छुटपन में, छुटपन मतलब छोटे में, छिपकर पैसे बोए थे। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था कि पैसे के प्यारे पेड़ उगेंगे, ठीक है। मैंने छोटा जब था तो छुटपन में छिप कर जो पैसे के क्या, पैसे मतलब बोए, जैसे बीज लगाए जाते वैसे बोए थे, और मैं सोचा था कि पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, और क्या, उसके पेड़ उगेंगे। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, मतलब रुपए जो पैसे की जो है कलीदार जो है मधुर फसलें क्या करेंगी, खनकेंगी या उगेंगी, और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा, ठीक है। फल फूल करो क्या, मोटा सेठ बन जाएगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बध्या मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला, ठीक है। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट बाट जो हता रहा दिनों तक, मैं मतलब हताश होकर के जो हता रहा। बाल कल्पना के मतलब बालक बचपन में जो कल्पना की थी, अब पलक पवाड़े बिछाकर, मतलब पलक बिना गिराए मैं क्या, जो हता रहा, ठीक है। मैं अबोध था, मतलब बोध एक होता मतलब जो ज्ञात हो, अबोध मतलब जो ज्ञात था, मैं अज्ञात था, मतलब मैं नहीं जानता था कि मैंने गलत बीज बोए थे, मैंने गलत बीज बोए थे, मैं नहीं यह जानता था कि मैंने गलत बीज बोया था। ममता को रोपा था और तृष्णा को सींचा था। मैंने ममता को क्या किया, रोपा था, और तीसरा लालसा को क्या किया था, सींचा था, ठीक। चलिए अब बताएंगे इससे, किस अवस्था में कवि ने पैसे बोए थे, युवावस्था में, बाल्यावस्था में या तरुणावस्था में। तो बाल्यावस्था में। किस अवस्था में, तो कहा है बचपन अवस्था में, तो कौन सी हो जाएगी, बाल्यावस्था में क्या किया था, बोया था, ठीक। 116, कवि ने पैसे को क्यों बोया, चारों से बचाने के, चोरों से बचाने के लिए, पैसे छिपाने के लिए, पैसे बचाने के लिए, ढेरों पैसे पाने के लिए। तो ये पार्ट क्या करने के, ढेरों पैसे पाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बता दिए 117, बहुत आसान क्वेश्चन है, काव्यांश के सभी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। पैसे बोने से कवि को क्या प्राप्त हुआ, खूब सारे पैसे के फल, कवि धन बन गया, कवि की मेहनत बेकार गई, पैसों को खूब फसल होगी तो कवि की क्या हो गई, मेहनत बेकार हो गई, ठीक है। क्या हो गई, कवि की मेहनत क्या हो गई, बेकार हो गई, ठीक है। 117 का सी पार्ट आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, कुछ दिनों बाद कवि ने क्या महसूस किया, उसने बंजर धरती में बीज बोया था, उसने पौधों को कम पानी दिया था, उसने देखभाल, उसने ममता और लालच का बीज बोया था। तो क्या हो जाएगा 118 का, तो 118 का बताइए, बंजर भूमि पर धरती का क्या बोया था, बीज बोया था। तो डी पार्ट, उसने ममता और लालच का क्या किया था, बीज बोया था। 119 का बताइए, बंजर शब्द का विलोम क्या होता, अन उर्वरा या उर्वरा। अच्छा विलोम पूछा ना, तो बंजर का उच्चर या प्रस्तर, तो उर्वरा, उर्वरा का क्या हो जाएगा, बंजर। बताइए, बंजर का उर्वरा या अनुर्वरा भी हो सकता है, बंजर भी यहाँ है, तो बंजर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्या 20 बता दीजिए, हताश, हताश कौन सा है, निराश होना, हताश होना सर्वनाम है, विशेषण है, या जातिवाचक है या भाववाचक है। तो क्या है, हताश एक क्या है, भाववाचक क्या है, संज्ञा, इसमें क्या है, भाव है, गुण है, हताश होना, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, आप बताएंगे अब जो आपके 30 में कितने सही हुए। मेरे ख्याल से आज ऐसे क्वेश्चन थे आप 30 में 30 कर सकते थे, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी जो है, कौन सी, हिंदी की जो है प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, 10 है, ठीक। आप लोग बहुत ही ध्यान से हमारे साथ क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं, पहले हम लोग गद्यांश देखेंगे, ठीक है, गद्यांश को, ठीक।
निम्नलिखित पद्यांश से पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ करके इस पे जितने भी तो क्या है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मतलब मेघ का मतलब क्या होता है, बादल, बादल जो आए सज धज संवर के। ठीक है, सज धज के क्या करते आते, आगे आगे नाचती गाती बयार, मतलब हवा क्या कर रही है, नाचती गाती आगे आगे क्या कर रही है, चल रही है। ठीक है, दरवाजे खिड़की खुलने लगी, गली गली, मतलब जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो क्या है, गली गली की क्या करें, खुलने लगे हवा के झोंके से। ठीक, पाहुन ज्यों आए हो गांव में, पाहुन का मतलब मेहमान, मेहमान ज्यों आए हो गांव में शहर के, शहर के जो है पाहुन क्या गांव में ज्यों ही आए हों, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, मतलब मेघ कैसे आए, सज संवर के आए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि आंधी चली धूल पेड़ झुक, हाँ पेड़ झुके झुकने लगे गर्दन उचकाए, मतलब पेड़ क्या हवा की वजह से जो है गर्दन अपनी नीचे करे हुए क्या कर रहे हैं झुकने लगे। ठीक है, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। ठीक है, आंधी चल रही है और धूल क्या रही, उड़ रही है। ठीक है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठठी घूंघट सर के। ठीक है, मेघ आए बड़े सज धज संवर के। ठीक, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर घर की बरस बाद सुध लीनी। ठीक है, बूढ़े जो पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़कर घर की क्या सुध ले रहे हैं। ठीक है, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी ब परात भर के। ठीक है, जो अकुलाई हुई लताएं हैं जो है ओट की, वो क्या कर रहे हैं, किवार की हरसाली ताल लाया पानी परात भर के, मतलब जो ताल है वो क्या पानी परात भर के लाए हैं। ठीक है, मेघ आए बड़े सज धज संवर के। ठीक, आगे क्या है, छिती अटारी गहराई दामिनी चमकी, मतलब जो दामिनी का मतलब क्या था, बिजली, बिजली किसका पर्यायवाची है, बिजली का। ठीक है, दमकी मतलब चमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, मतलब जो भरम था, जो किसी चीज का भर्म था हमारे अंदर वो चीज उसकी गांठ क्या हो गई, खुल गई। बांध टूटा झर झर मिलन के आंसू ठहर के। ठीक है, मेघ आए बड़े सज सज धज संवर के। ठीक, इसमें समय आंसर देना। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है मेघ आए बड़े सज धज संवर के पंक्ति का भाव क्या है, तो बादलों ने सूरज से ढक लिया, बिल्कुल गलत बात है। अभी सज धज संवर के मतलब क्या, ठन बन ठन का मतलब बादल कैसे सज धज संवर के आ रहे हैं, बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया, बिल्कुल बादल सज धज के आए, ये मैंने बताया, तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 92 बता दीजिए। मेघों के आने से लगता है, मेघ जो होते हैं उनके आने से क्या लगता है, बादल जो है आपस में छा गए हैं, मेघों के आने से बादल के आपस में छा गए हैं, मानो कहीं उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक, क्या हो गया, मानो गांव में शहर के मेहमान आए हो, मानो बादल के आने से लगता है कि मानो गांव में क्या है, शहर से मेहमान आए हुए, पंक्ति हमें दी थी। ठीक है, तो सी पार्ट इसका क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 53, बरसही बाद सुध लीनी, इस पंक्ति का भाव किसमें है, बादल एक बरस के बाद आए हैं, बादलों ने याद किया है, बादल बन संवर कर आए हैं, बादल मेहमान बनकर आए हैं, तो क्या होगा इसका बताइए, तो ए पार्ट बादल एक बरस के बाद आए, बरस, बरस का मतलब वर्ष, एक वर्ष बाद। ठीक है, बाद सुध लेनी मतलब एक वर्ष बाद सुध लेने के लिए क्या किए, आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, पूरी कविता में कौन सा अलंकार है, बताइए, पूरी जो कविता आप अभी पढ़े हैं इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक, मानवीय करण अलंकार है। ठीक है, मानव से क्या कर रहा है, प्राकृतिक को मानव से क्या किया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है, मेहमान बनाया जा रहा है। ठीक है, बादल को, तो क्या कहला, मानवीय करण अलंकार है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, श्लेष अलंकार में जो चीजें चिपकी रहती है उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा में क्या होता है, ज्यों ही मनहु मानो इसमें आते हो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए 95 बता दीजिए, बूढ़े पीपल ने किस प्रकार के मेघों का स्वागत किया, झुक कर प्रमाण, बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत, तो क्या होते हैं, झुककर प्रणाम किया, प्रसन्न होकर के, गले लगा करके, उलाहना दे करके, क्या किया बताइए 95 का, तो क्या झुक करके। ठीक है, क्या किया, झुक करके प्रणाम किया। 96, पाहुन शब्द का क्या अर्थ होता है, पाहुन शब्द का अर्थ होता है मेहमान। ठीक है, तो सबको पता होगा पाहुन का मेहमान होता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं था, अगर आप सही से पढ़े होते तो सारे क्वेश्चन कर ले जाते हैं। ठीक, तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो कोई नहीं रोक सकता आपका 15 में 15 लाने से। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे साथ क्या करिए, अपना साथ और प्यार क्या करिए, बनाए रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 97 से 115 तक बताएंगे, ये भी गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ के हमको क्या देना, आंसर देना। ठीक है, देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर उसके बाद आंसर। गी गिजुभाई का किसमें विश्वास नहीं था, ये तो हमें वहीं से मिलेगा जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब। ठीक है, 98 कौन सा अपराध पीनल कोड के धारा के अधीन नहीं आता है, अब इसको जब पढ़िएगा आप जो है तभी पता चलेगा कौन सा, धोखाधड़ी नहीं आती, चोरी नहीं आती, बच्चे जो है क्या करें और क्या ना करें, शिक्षक और अभिभावक क्या तय करते हैं, ये भी हमें वहीं से प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता है, ये भी साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाता है, साहित्यिक, क्या हो जाता है, साहित्यिक हो जाता है, क्या हो जाता है, साहित्यिक हो जाता है। तो ये हमारा किस में दिया है, तो सी पार्ट में दिया है। ठीक है, 101 का हमारा क्या है, सी पार्ट, साहित्यिक एक प्रत्यय लगाने पे क्या हो जाता है, साहित्यिक हो जाता है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 बताइए, बौद्ध, बौद्ध क्या है, एक मूल शब्द, बौद्धिक इतिहास, ऐतिहासिक शब्दों में मूल शब्द तथा प्रत्यय निकालना है।
बताइए। तो बौद्ध, बौद्ध में इक प्रत्यय लगाने पर क्या हुआ, बौद्धिक हुआ। ठीक, क्या हुआ, बौद्ध में इक प्रत्यय लगाने पे, बुद्ध में इत इक प्रत्यय लगाएंगे ना, बौद्ध में थोड़ी कोई इक प्रत्यय लगाएगा। तो बुद्धि में, सॉरी बौद्ध में, बुद्धि में इक प्रत्यय लगाने पर क्या हुआ, इक प्रत्यय लगाएंगे क्या हो जाएगा, बौद्धिक हो जाएगा। ठीक है, बौद्धिक मूल शब्द क्या है, बुद्धि। और इतिहास जो होता है हमारा, उसमें मूल शब्द क्या होता है, इतिहास होता है, इतिहास नहीं होता, ये गलत लिखा है यहाँ पे, बट इतिहास होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक, और मूल शब्द है, एक प्रत्यय लगाने पे ऐतिहासिक हो जाता है। ठीक, तो हमारा डी पार्ट एक तरह से देखा जाए तो सबसे राइट आंसर है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 103 बताइए। न्याय, न्याय नीति में समास कौन है, न्याय और नीति क्या होती है हमारी, 103 का क्या हो जाएगा बताइए, न्याय और नीति। अभी हमें गद्यांश पढ़ के देना है। ठीक है, न्याय और नीति, इसका समास विग्रह करने पर, तो 103 का हमारा राइट क्या हो जाएगा बताइए, बताइए सही है, न्याय और नीति होगा या कुछ और होगा। तो इसका जब विग्रह, 103 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 103 का बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, जगदीश, परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्मा कौन नहीं है बताइए। तो ईश्वर, ब्रह्मा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ब्रह्मा जो होते हैं वो ईश्वर के क्या होते हैं, बाकी तीनों हमारे ईश्वर के पर्यायवाची हैं। चलिए, समान का विलोम क्या होता है, समान का विलोम क्या होता है, असमान होता है। क्या होता है, असमान होता है। तो डी पार्ट हमारा इसका भी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। 4-5 क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे कर चुके हैं। ठीक है, कैट बताना ही है फिर जो, चलिए पढ़िए। 10 क्वेश्चन है इसमें, अब इसको पढ़ के आंसर देना है आपको। गीजू भाई ने केवल बच्चों की क्षमताओं और बौद्धिकता में विश्वास व्यक्त किया, ठीक है, करते हैं, अपितु उनकी सृजनात्मकता में भी अगाध आस्था है। क्या है, अगाध आस्था है। ठीक है, क्या है, अगाध आस्था है। उनके अनुसार कुछ, उनके अनुसार कुछ हत्याएं पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती हैं। उनके अनुसार कुछ क्या है, पीनल धारा के अनुसार नहीं आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे क्या कह रहा है कि उनमें से कानून वेत्ताओं को अपराध जैसे कोई चीज नजर नहीं आती है। कानून वेत्ताओं की जो न्याय नीति संबंधी मर्यादा सिर्फ पीनल कोड से बंधी होती है। शिक्षार्थियों के पास राज, रूढ़ी अथवा धर्म की कोई सत्ता नहीं होती। इसलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए कोई पीनल कोड नहीं, ना कोई उनकी निंदनीय मान्यता, ना कोई धार्मिक भय। जीवन के प्रति होने वाले एक ऐसे ही अपराध बालक की सृजनात्मकता शक्ति को क्या करते हैं, सृजन शक्ति को की हत्या। ईश्वर ने मनुष्य का सृजन किया, ईश्वर ने क्या किया, मनुष्य का सृजन किया, उसे अपनी सृजन शक्ति प्रदान की। ईश्वर क्या करते हैं, मनुष्य का क्या करते हैं, सृजन किया और उसे सृजन शक्ति प्रदान की। मनुष्य की सृजन, सृजन की अनंत शक्ति के समान की अनगिनत है, शक्ति के समान अनगिनत है। साहित्य एक सृजन है, साहित्य क्या एक सृजन है। चित्रकार दूसरा सृजन है, संगीतकार तीसरा सृजन है और स्थापत्य चौथा। इस तरह, इस तरह गिनने बैठ जाएं तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई अनेकों अनेक कृतियां गिनाया जा सकता है। जब शिक्षक या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वस्तुतः इन निर्णय में बालक की सृजन शक्ति का क्या होता है, दमन होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। गिजू भाई का विश्वास किसमें नहीं था, उनकी रचनात्मकता में, उनके भविष्य में, उनके उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में, बच्चों की बौद्धिक उनकी क्षमताओं में। तो 97 का हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। तो बी पार्ट उनके भविष्य का निर्णय शिक्षक एवं अभिभावक द्वारा तय करने में। ठीक है, आप नेक्स्ट बताएंगे कौन सा अपराध पीनल धारा के अधीन नहीं आता है, रिश्वत लेना, धोखाधड़ी या चोरी करना। तो कौन सा नहीं आता है बताइए 98 का, सृजन शक्ति का दमन, ये चीज हमारी उसके अंतर्गत नहीं आती। बाकी रिश्वत लेना, धोखाधड़ी करना, चोरी करना, ऐसा हमारी पीनियल कोड धारा के अंतर्गत आती है। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 99 बताइए। बच्चे क्या करें कि क्या करें क्या ना करें जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं। तो बच्चे में रचनात्मकता भर जाती है, अभिभावक व बच्चों के संबंध में प्रगाढ़ता आती है, बच्चे में पढ़ने लिखने की प्रति रुचि जागरूक होती है, बच्चे में सृजन शक्ति का क्या होता है, दमन होता है। तो हमारा 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दमन होता है। ठीक है, यह हमें जो है एकदम लास्ट में देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्या यहाँ से पढ़िए, बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वस्तुतः निर्णय लेने के लिए बालक की क्या सृजन शक्ति का क्या होता है, दमन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा 99 का डी हो जाएगा। अगला बताइए 100 क्वेश्चन, सृजन के अंतर्गत नहीं आता है। सृजन के अंतर्गत क्या, किसी विषय पर अपने विचार, प्रश्नों को उत्तर रटना, कहानी लेखन या मिट्टी से खिलौना बनना। क्या सृजन के अंतर्गत प्रश्नों को के उत्तर रटना, 100 का हो जाएगा बी पार्ट, ये नहीं आता। कहानी लेखन भी आता है, विषय अपने विचार, सृजन का मतलब कोई चीज़ नया अपने विचार में लिखना, मिट्टी के खिलौने वाले सब सृजन का कार्य होता है। साहित्यिक तो मैंने बताया था, साहित्य प्लस एक, बौद्धिक भी बताया था, 102 का भी बताया था, ये सारी चीज़ें हम लोग बता चुके हैं। बुद्ध प्लस एक डी पार्ट होगा, इतिहास नहीं होगा यहाँ, इतिहास नहीं होगा, इतिहास होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
न्याय और नीति में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। 104 का ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, तो ब्रह्मा ईश्वर के पर्यायवाची नहीं है, ठीक। 105 बता दीजिए, समान का विलोम क्या होता है? असमान होता है। समान का विलोम क्या होता है? असमान होता है। चलिए, तो यहाँ हमारे 15 गद्यांश के खत्म हो गए। जो लोग 15 में 15 किए हैं उनकी तैयारी क्या बहुत बेटर है, ठीक। अब हमारे जो है पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ से भाषा, भाषा बताइए, भाषा जानने का अर्थ तथा उसका व्याकरण जानना। भाषा क्या है? जानने का अर्थ तथा उसका व्याकरण। सीखने, सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। जीवन की विभिन्न क्या करती है? स्थितियों को साधती है। हमारी भाषा क्या करती है? स्थितियों को क्या करती है? क्या करती है? साधती है, ठीक है, विभिन्न स्थितियों को क्या करती है? साधती है। तो सी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए 107 बताइए, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग या सुनिश्चित करती है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। बच्चे की भाषा पर समाचार पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। बच्चों को प्रमुख शीर्षक याद हो। बच्चे प्रामाणिक लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा? बच्चे जो प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्या, बच्चा समाचार पत्र से क्या अपनी भाषा के बारे में सीखता है, ताकि वह एक दूसरे से क्या करे? इंटरेक्ट हो सके, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सुलेख, जो पहले हम जब छोटे थे तो हमको क्या बोला जाता? सुलेख बोला जाता था। सुंदर राइटिंग के लिए लोग नहीं कहते थे, जब छोटे छोटे थे आप लोग सुलेख बोला जाता था और टीचर बोलता था और बच्चे क्या करते थे? लिखते थे। बातचीत करती रहती है, सॉरी सुलेखा कोई स्त्री है, मैं सुलेख समझ गया, ठीक है। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, तो वह क्या? बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा लेना चाहती है, समय नष्ट करती है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो क्या हो जाएगा? बच्चों को भाषा, अगर टीचर है, कोई टीचर है, छोटे छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किसी किसी छोटी छोटी टॉपिक पे उनको उनसे बातें कर रहा है, तो क्या हो रहा है? बच्चे और टीचर के बीच क्या इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। इंटरेक्ट अगर करेंगे बच्चे तो सीखना जल्दी सीखेंगे किसी चीज़ को। जो पहले के टीचर क्या होते थे? आते थे स्टैम्प पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखना स्टार्ट करते थे और लिख के धीरे से निकल जाते थे, बच्चों से ज़्यादा बातें ही नहीं करते थे, ठीक है। चलिए 109 बताइए, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल बोल और समझ लेती है, तो वह कभी विद्यालय नहीं जाती, तो किसका उदाहरण है? वह बचपन से क्या करती? गुजराती बोल लेती है और वह कभी विद्यालय नहीं जाती। तो भाषा अर्जन का है, सुमन की प्रतिभा का है, भाषा सीखने का है, भाषा में पिछड़ेपन का है। तो यह क्या है बताइए? 109 का। तो 109 का भाषा क्या? अर्जन का है। बच्चा जब पैदा होता है अपने घर से तो अपनी भाषा क्या करते लेता है? सीख लेता है, क्योंकि वो गुजराती बोल लेते। गुजराती क्या है? भाषा अर्जन है, ठीक है, क्योंकि वो गुजरात में ही पैदा हुई है और गुजरात में गुजराती बोली भी जाती है, ठीक। चलिए आगे बताइए। 110, भाषा सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। 1 मिनट बताइए। क्वेश्चन नंबर 110, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? जहाँ जहाँ केवल चीज़ें, जहाँ आपको केवल होता है तो केवल हमारा क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है, ठीक। आप याद रखेंगे केवल हमारा क्या होता है? एक निगेटिव, तो ये हमेशा गलत होगा, ठीक है। ये गलत होगा। केवल, केवल जानना और बच्चों में ये भी गलत होगा। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण ये भी गलत होगा, ठीक है। पास और फेल वाली बातें हमेशा क्या रहेगी? गलत रहेगी। तो बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? 110 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यापक मूल्यांकन का क्या होता है? यही मेन उद्देश्य होता है, ठीक। सस्वर पठन 111 का, सस्वर पठन का उद्देश्य है बताइए। मौन पठन, सस्वर मतलब सस्वर स्वर के साथ बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, ध्रुति द्रुत गति से पठन करना। बताइए क्या? 111 का, 111 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को क्या करना? बच्चे नहीं होते रुक रुक के, जैसे राम राम रमेश, ऐसे रुक रुक के बच्चे पढ़ते हैं, उसकी झिझक को समाप्त करना, ताकि वो फर्राटे के साथ हिंदी ही पढ़े, फर्राटे के साथ पढ़े, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना? उसको समाप्त करना, ठीक। ये सस्वर पठन करने का मुख्य उद्देश्य है, ठीक। याद रखिएगा इस चीज़ को भी आप लोग। चलिए 112 बताइए, भाषा जो हमारी होती है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषाई अभ्यास या भाषिक परिवेश? परिवेश तो बहुत ही महत्वपूर्ण। भाषा सीखने के लिए हमारा परिवेश जितना बेटर होगा उतनी अच्छा हम भाषा को सीखेंगे। परीक्षाएं या फिर पठन सामग्री? 112 का, तो पठन सामग्री हमारे लिए क्या कम महत्वपूर्ण है इन तीनों की अपेक्षा, ठीक है। पठन सामग्री हमारी क्या है? इन तीनों की तुलना में कम है। भाषाई अभ्यास, जितना हम भाषा का अभ्यास करेंगे उतना हम भाषा को क्या करेंगे? सीखेंगे। भाषाई परिवेश, जैसा परिवेश होगा परीक्षाएं जितनी हमारी ली जाएंगी भाषा के प्रति उतना ही अच्छा हम करेंगे, ठीक। पठन सामग्री जरूरी नहीं है भाषा सीखने के लिए। जब बच्चा अपना मातृभाषा को सीखता है तो कोई उसके लिए पठन सामग्री जरूर जाती नहीं ना, तो यही बात है। सतत मूल्यांकन का मतलब कंटिन्यूस जो मूल्यांकन, एक क्या है कि निहितार्थ है? बताइए इसके निहितार्थ क्या है? बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चे की परीक्षा जो संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना। ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, तो बचा कौन सा? ए और बी। बताइए कौन सा? 112 का मैंने काट के कर दिया, बताइए 112 का। 112 का राइट आंसर क्या होगा? प्रतिदिन परीक्षा लेना। सतत मूल्यांकन का क्या होता है? तो बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, ये भी। बच्चों के भाषाई प्रयोग को निरंतर अवलोकन करना, बताइए ये सही है या सी सही है? बताइए ये सही है या सी? मेरे ख्याल से बच्चों को भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना सतत मूल्यांकन का निहितार्थ, लेकिन प्रतिदिन परीक्षाएं लेना ये सबसे सटीक आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखा जाए तो बताइए कौन सा है? सॉरी 112 नहीं, 113 का है।
तो 113 का हमारा क्या राइट आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की भाषा का निरंतर क्या करना, मूल्यांकन करना हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भाषा 114 का, भाषा का आधारभूत कौशल है, बताइए भाषा का आधारभूत कौशल है, बताइए क्या है। क्रमबद्ध रूप से चलता है भाषा, हमेशा अर्जित की जाती है भाषा, सर्वथा पृथक है, अंतः संबंधित है। तो भाषा 114 का अंतः संबंधित होता है, क्या होता है, भाषा हमेशा अंतः संबंधित होता है। 115 बता दीजिए, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग कुशलता, बच्चों को भाषा के प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करना, और क्या है, बच्चों की भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, और बच्चों को अलंकारिक भाषा के लिए प्रेरित करती है, ये तो गलत बात है। ठीक है, बच्चों की भाषा अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, बाध्य करना भी बिल्कुल गलत बात है। दो ऑप्शन हमारे हो गए। अब बताइए 115 का ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, आदर्श प्रस्तुत करती है। 116 बता दीजिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, मतलब भाषा को अर्जित करना और भाषा को सीखना में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो 16 का हमारा क्या हो जाएगा भाषिक परिवेश। अगर भाषा अधिगम, जैसे हमको इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश वाले परिवेश में रह रहे हैं तो हमको इंग्लिश सीख जाएंगे, हम भाषा अर्जन कर लेंगे तुरंत, जैसे ही पैदा होंगे वैसे ही सीख लेंगे। लेकिन भाषा अगर हमको वही हिंदी, उस जगह पर अगर हम इंग्लिश वाले स्टेट से हैं, इंग्लिश सीख लेंगे, लेकिन हमें हिंदी क्या करना, अधिगम करना, सीखना है, तो हमको थोड़ी सी क्या होगी, कठिनाई होगी, उसके लिए परिवेश हमको चाहिए होता है। ठीक है, इसी तरह से भाषा अर्जन में हम हिंदी राष्ट्र में, मान लीजिए हम यूपी में, तो हम हिंदी तो सीख लेते हैं, लेकिन हमको इंग्लिश सीखने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो अगर हम इंग्लिश वाले परिवेश में रहेंगे तो हम इंग्लिश भी सीख जाएंगे। भाषिक परिवेश की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण, दोनों में अंतर है। ठीक है, चलिए 117 बता दीजिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ्य होनी चाहिए। भाषा की पाठ्य सांस्कृतिक, साहित्यिक, विज्ञान या उपयुक्त, भाषा की पाठ्य पुस्तक में कैसे होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी पार्ट, साहित्यिक। भाषा की बात है तो साहित्यिक होना चाहिए, सांस्कृतिक विज्ञान वाले तो होंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। आकलन है, मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है आकलन, केवल बताता है, जहाँ केवल बताता है, मैंने बताया था वहाँ तुरंत कुछ नहीं देखना, कट करना है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, पाठ्य समाप्ति समाप्ति पर ही किया जाता है, ये भी गलत बात है। ठीक है, आकलन 118 का क्या जगह राइट, सी पार्ट। क्या, भाषा सीखने और सिखाने की कहा है एक अभिन्न अंग है, तो सी पार्ट हमारा क्या होगा इसका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, मौखिक भाषा, मतलब मौखिक जिसको बोल के हम क्या करते हैं, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या, अंताक्षरी, किताब पढ़ना, प्रश्नों को तयशुदा उत्तर देना, अनुभव बांटना या बातचीत करना। तो अनुभव बांटना और बातचीत करना एक मौखिक है। लिखित, जब हम लिख करके किसी चीज़ स्वयं द्वारा लिख करके उसको प्रस्तुत करते हैं, वो हमारा लिखित भाषा का आकलन होता है। लेकिन जब मौखिक भाषा का आकलन जो सर्वोत्तम होता है, अनुभव बांटना और बातचीत करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 120 आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशील कौशल और सोच को विकसित करता है, भाषा शिक्षण को किसी भी प्रकार की दिशा नहीं देती है, भाषा शिक्षण एकमात्र उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं, भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, भाषा शिक्षण एक क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य। ठीक, तो आज हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं हिंदी के। अगर आप लोग 30 में से 28 सही कर रहे हैं तो समझिए बहुत ही बेटर तैयारी है। लेकिन अगर आप जुड़े रहे तो 30 में से 30 लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है हमारे साथ। ठीक है, तो इसी तरह से जिस तरह से सपोर्ट इसमें बनाए हुए, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा इसी तरह से, थोड़ा सा मेरे हाथों को मजबूत करिए ताकि मैं किसी टाइपिस्ट को रख सकूं और आप लोगों के लिए टाइप करके जो है क्या है क्वेश्चन को बनाया जाए, जिससे आप लोगों को समझाने और बताने में थोड़ी दिक्कत, जो स्पेस रहता है वो कम मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। अभी तो मेरे पास नहीं, अगर आप लोगों में अगर कोई करना चाहता है, लेकिन मेरे पास कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ मुझे मिलता है, तो आप लोग मेरे नंबर से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम नंबर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।